हेलो, जय हिंद, नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज जो है हम बाल विकास शिक्षण विधि जो है प्रैक्टिस सेट 5वां कराने वाले हैं। इसके पहले हमने जो है 4 प्रैक्टिस सेट हमने डिस्कस कर लिया है। तो आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो है 4 प्रैक्टिस सेट मायने रखता है। क्योंकि 4 प्रैक्टिस सेट मतलब जो है बाल विकास से हम 120 क्वेश्चन आपको डिस्कस करा चुके हैं। इस प्रैक्टिस सेट में भी 30 क्वेश्चन रहेंगे, साथ साथ आने वाले प्रैक्टिस सेट भी जो है 30 क्वेश्चनों का रहेगा, ताकि जो है एग्जाम में जैसे कि 30 प्रैक्टिस सेट जो है 30 क्वेश्चन का ही एक जो है हमारा साइकोलॉजी आता है, 30 बाल विकास एवं शिक्षण विधि आती है। तो हम इसीलिए 30 क्वेश्चन को इसमें रखे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो है पहला क्वेश्चन हमारा है, वह मापनी जिसमें अंतराल यानी कि मापनी है जिसमें अंतराल में समस्त गुण के साथ परम शून्य हो कहलाती है। यानी कि देखिए आपके ऑप्शन है नामित मापनी, दूसरा है क्रम सूचक मापनी, सी है अंतराल मापनी, उसके बाद डी है यानी कि अनुपातिक मापनी। देखिए अगर मापनी की बात किया जाए तो मापनी जो है मुख्य रूप से 4 इसके भाग होते हैं। कौन से 4 भाग या 4 स्तंभ हम कह सकते हैं, या 4 स्तर भी कह सकते हैं। तो ये चारों स्तर आपको दिया गया है। तो चारों स्तर का अलग अलग उपयोग है। जैसे नामित मापनी जो होती है इसी को हम कहते हैं शाब्दिक मापनी। कौन सा नामित मापनी को है हम शाब्दिक मापनी भी कहते हैं। इस मापनी को शाब्दिक मापनी भी कहा जाता है। और क्रम सूचक मापनी यानी कि क्रम के अनुसार जो है मापन किया जाता है। अंतराल मापनी यानी कि किसी अंतराल के बेस पर यानी कि ब्रेक देख देख कर मापन किया जाता है। एक अनुपातिक मापनी होती है जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ साथ इसमें परम शून्य भी आता है। कौन सा समस्त शून्य यानी कि परम शून्य भी आता है अंतराल के गुण के साथ साथ। यही आपसे पूछा गया है कि वह मापनी जिसमें जैसे कि अंतराल के समस्त गुण के साथ साथ परम शून्य आता है वह कहलाता है कौन सा अनुपात मापनी। कौन सा अनुपात मापनी, इसको आपको याद रखना है। ठीक, आपका दूसरा क्वेश्चन है कि फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकरण में होता है। यानी कि फ्रायड जो है सिगमंड फ्रायड इन्होंने बताया था कि जो व्यक्ति है व्यक्तित्व को स्पष्ट करने के लिए इन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में इन्होंने 2 सिद्धांत दिए थे। एक में दिया था कि जो व्यक्ति होता है यानी कि उसके मुख्य संप्रत्यय में पहला प्रत्यय इन्होंने दिया था कि जो चेतन और अर्धचेतन व अचेतन होता है यह व्यक्तित्व का एक प्रत्यय हो गया। और दूसरा संप्रत्यय दिया था इदम अहम और पराहम। यानी कि जो मुख्य रूप से अगर इनको जो फ्रायड ने व्यक्तित्व की संरचना में अगर माना है तो इदम अहम पराहम को इन्होंने स्थान जो है ज़्यादा दिया। इन तीनों को इन्होंने बहुत ज़्यादा महत्व दिया, इदम अहम पराहम को। यानी कि व्यक्ति अपने वातावरण को जो है वातावरण के साथ प्रभावशाली ढंग से अगर कार्य को समन्वित कर लेता है तो यह इन्हीं तीनों के माध्यम से करता है। देखिए सबसे पहले बात करें तो इदम का जो है, इदम का मतलब हो गया यानी कि व्यक्ति अपनी जो है इच्छाओं की जो पूर्ति तत्काल पूर्ति कर लेता है, यानी कि उसमें वह उत्सुक रहता है उस कार्य को करने के लिए। जबकि जो है अहम होता है, अहम जो होता है इदम और पराहम, यानी कि पराहम को पहले समझें तो पराहम में क्या होता है, सुपर ईगो जिसे होता है सामाजिक मान्यताओं व परंपराओं के जो अनुरूप उसका कार्य होता है, यानी कि वो एक तरह के प्रेरणा देने का काम करता है। जबकि ईगो जो होता है यानी कि अहम जो होता है इन दोनों के मध्य जो है यानी कि जो इदम है और परा अहम के बीच का जो कड़ी होता है वह अहम होता है। अहम को क्या करता है, यह जो है मध्य अगर देखा जाए तो इन दोनों के मध्य अगर बात करें तो अंतः क्रिया करके व्यक्ति जो है वास्तविक जो है धरातल पर एक तरह से जो है तालमेल बैठाता है। कौन सा तालमेल बैठाने का जो कार्य करता है वह अहम से काम करता है। तो यहाँ पे उनके अनुसार जो है यह किस स्थिति का है, जो है फ्रायड के अनुसार मूल्यों का आंतरिकीकरण जो है, आंतरिकीकरण किससे करता है, प्रेरणा देने का काम किससे करता है, वो फ्रायड के अनुसार पराहम के अनुसार यह कार्य करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका है कि तीसरा है, व्यवहारवादी ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर चाहो जो चाहो वो बना दूं। ठीक, देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले महत्वपूर्ण ये क्या है कि नवजात शिशु यानी कि किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है, सबसे पहले वो देखते हैं। यह वाटसन ने कहा है। कौन, वाटसन ने कहा है। यह कौन थे, यह अमेरिकी प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। वाटसन जो है यह अमेरिकी प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा यह जो है कि मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे जो कहोगे वो बना दूंगा।
दे दो। जिसे जैसे मैंने डॉक्टर कहा, वकील कहा, चोर कहा, मतलब जो कहोगे मैं वह बना दूंगा उस बच्चे को, ठीक, इनके अनुसार। यानी कि जो वाटसन थे ये एक मनोव्यवहारवादी जो है मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया था कि जो बालक होता है, यानी कि जो व्यवहारात्मक क्षेत्र है वो मानव का विकास ही होता है। यानी कि इनके अनुसार जो है कोलंबिया विश्वविद्यालय, यानी कि कोलंबिया कहाँ पे, कोलंबिया विश्वविद्यालय, कोलंबिया यूनिवर्सिटी हम कह सकते हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी 1913 में जो है इन्होंने इस जो है कथन को जो है कहा था, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे जो चाहो वो बना सकता हूँ, वकील, चोर के साथ साथ यहाँ पे जो मन वो आप कह सकते हैं बना सकता हूँ। किसके अनुसार है, वाटसन के अनुसार है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें तो अगला हमारा है 4 है, ध्यान आकर्षित होने की प्रमुख भूमिका होती है। यानी कि ध्यान किस प्रकार से आकर्षित किया जाता है। यह एक प्रकार की उद्दीपन की अनुक्रिया है। उद्दीपन की यहाँ पे आपको कौन कौन से अनुक्रिया मिलती है, उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की उपादेयता, उद्दीपन की विश्वसनीयता, उद्दीपन की सक्रियता। देखिए उद्दीपन की अगर तीव्र रहेगा तो वह ध्यान आकर्षित होगा। यहाँ पे आकर्षण के लिए क्या पूरा है, यानी कि ध्यान अगर हमारा तभी आकर्षित होगा जब उद्दीपन हमारा तीव्रता में होगा। कौन सा, जो उद्दीपन जो है अगर तीव्र होगा तो तभी हमारा ध्यान आकर्षित होगा। इस भूमिका के अनुसार कह सकते हैं कि उद्दीपन की तीव्रता जितनी ज़्यादा होगी व्यक्ति न चाहते हुए भी उतनी ही उस विषय वस्तु की तरफ आकर्षित होगा जिसकी तरफ वह सीखना चाहता है, यानी कि उसको जो है सीखना है। तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करें तो उद्दीपन की तीव्रता क्या होगा, उद्दीपन की तीव्रता। अगला क्वेश्चन है 5वां है कि छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला, यानी कि छात्र में रुचि हम कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। देखिए अगर छात्र को शिक्षण देंगे, सहानुभूति देंगे, समदृष्टि यानी कि समदृष्टि के माध्यम से, प्रेरणा के माध्यम से। देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर जो है थॉमसन ने बताया कि अगर छात्र को अगर किसी छात्र को अगर उसको अंदर अगर रुचि उत्पन्न करना है तो उसे प्रेरणा देना होगा। क्या प्रेरणा उसको देंगे आप तभी वह उत्पन्न होगा। यानी कि प्रेरणा पाकर बच्चा पढ़ाई में रुचि लेने लगता है, जिससे ज्ञानार्जन की गति में तीव्रता आती है। यानी कि उसके ज्ञान ग्रहण करने की गति जो है तीव्र होती है इस छात्र में। यानी कि क्या करेंगे, प्रेरणा देंगे, छात्र में रुचि उत्पन्न होगी और रुचि उत्पन्न होगी तो उसमें कलात्मक और सभी ज्ञान जो है वह सीखने में सक्षम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 6वां है, फ्राइड के अनुसार ... यहाँ पे ए ऑप्शन है, ग्रहण किए सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता विस्मरण है। विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रत्यय करने पर किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या करने पहले सीखी हुई किसी कार्य को करने की असफलता। विस्मृति वह प्रवृत्ति है जिसमें जो सी वाला ऑप्शन है, विस्मृति वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभव को स्मृति से अलग कर दिया जाता है, और डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए फ्राइड के अनुसार बताया गया है कि जो फ्राइड के अनुसार जो मत दिया गया है वह विस्मृति से ली गई है। विस्मृति से कौन सा है, विस्मृति वह प्रवृत्ति है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विस्मृति वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभव को स्मृति से अलग किया जाता है। मतलब देखिए अगर आपको सभी चीज़ें अगर स्मरण रहेगी तो आप जो है दुखद अनुभव को नहीं भूल पाएंगे। यानी कि अगर व्यक्ति को अगर बहुत अच्छी अनुभूति लेना है तो वह दुखद अनुभव को उसको विस्मरण करना होगा। कहा जाता है कि विस्मरण भी कभी कभी लाभदायक होता है जो अच्छी चीज़ें के लिए। यानी कि अगर आदमी को कभी विस्मरण ही नहीं होता तो आज तक पता नहीं 1 से लेकर आज तक अभी B.Ed M.Ed तक जो भी जितने भी कोर्स किया सब कुछ याद रहता तो व्यक्ति जो है एक तरह से अलग लेवल का जो है दिखता है। तो यहाँ पे उस लेवल के अनुसार उसको विस्मरण होना अति आवश्यक है। यानी कि विस्मरण जब होगा व्यक्ति तभी कुछ न कुछ अगली वस्तुओं को स्मरण करेगा। यानी कि स्मरण देखिए स्मरण जो है एक तरह से जो है सहायक है हमें नई वस्तुओं को सीखने के लिए, मगर विस्मरण भी है कुछ है कि दुखद वस्तुओं को भूलने के लिए। तो यहाँ पे जो है फ्राइड के अनुसार यही कहा गया है कि विस्मृति जो है वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभव को स्मृति से अलग किया जा सकता है। यानी कि स्मृति से हमारे जो है दुखद अनुभव को अलग कर सकते हैं। तो सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 7वां, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। यानी कि SOR जो है यहाँ पे SOR इस तरह से लिखा गया है, इसका नाम है स्टिमुलेटेड ऑर्गेनिज रिस्पांस। यानी कि अमेरिकी वैज्ञानिक जो है
कौन से वुडवर्थ हैं, कौन से वुडवर्थ ने द्वारा यह यह प्रस्तावित किया गया था कि सल्कना जो हमारी यह संकल्पना है, यानी कि अधिगम के लिए उद्दीपन अनुक्रिया का जो है कार्य नहीं करता है, यानी कि यह जो है कार्य नहीं करेगा जो है उद्दीपन अनुक्रिया, यानी कि यह प्रस्तावित किसके द्वारा है, वुडवर्थ के अनुसार है। कौन से वुडवर्थ के अनुसार यह प्रस्तावित किया गया था। उद्दीपन अनुक्रिया जो कोई विकल्प नहीं होता है जो कार्य करने का, जबकि बहुत सारे लोगों ने बताया था कि उद्दीपन जो है कार्य करता है, जबकि इनके अनुसार जो है SOR जो है, यानी कि जो है इनके अनुसार जो है वुडवर्थ के अनुसार यह है। ठीक, अगला देखें तो अगला है कि 8वां क्वेश्चन है, ध्यान को केंद्रित करने के लिए आंतरिक दशा है, यानी कि ध्यान कैसे हम जो है आकर्षित कर सकते हैं, उसको इसमें बताया गया है। देखिए, सबसे पहले अगर ध्यान की बात करें, अगर जो है किसी भी अगर एजुकेशन, अगर आप कोई किसी भी शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो ध्यान आप कैसे आकर्षित करेंगे। देखिए, अब जब तक आप उसमें कोई ऐसी बात ना कर दें जिसमें बालक को जो प्रसन्नता या रुचि उत्पन्न हो जाए, यानी कि जो अत्यंत जो है रुचि उत्पन्न हो, जिस कार्य को करने का उसमें साहस हो, यानी कि कार्य करने में मन लगे, तो वह जो है आंतरिक दशा होगी, यानी कि रुचि उत्पन्न करना जो है आंतरिक दशा हो जाएगी। कौन सा, ध्यान केंद्रित करने का एक आंतरिक दशा जो है रुचि उत्पन्न करना। जब रुचि उत्पन्न हो जाएगी तो वह आनंद लेने लगेगा किसी भी कार्य को करने के लिए, यानी कि उसमें अनुभूति लेने लगेगा, उस कार्य को अनुभूति के माध्यम से वह करेगा, यानी कि वह कार्य को अनुभूति के माध्यम से वह सक्रिय भूमिका के रूप में वह कार्य करेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अगला है 9वां है कि एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है, यानी कि हमारा एक ज्ञान यहाँ पे अगर हम एक ज्ञान हम पढ़ लिया है, कोई जो भी हमने जैसे सीखा कि सरल है, तो सरल से हम किसी भी ज्ञान को अगर कठिन को सीखना है तो किस प्रकार सीख सकते हैं। यह देखिए एक प्रकार का स्थानांतरण है। कौन सा, सीखने की स्थानांतरण है। कौन सी, यह सीखने का स्थानांतरण। जबकि जो सीखने की पठार होती है, यह एक ज्ञान दूसरे ज्ञान में अगर हमें कोई भी अगर जो है सकारात्मक प्रभाव नहीं देती है तो वह जो है पठार होता है, यानी कि हमें जो है नगण्य जो है सकारात्मक होता है, वहाँ पे वो पठार के काम करता है। जबकि स्थानांतरण यानी कि जो अर्जित ज्ञान है दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है, वह हमारा स्थानांतरण, या इसको हम अंतरण भी कह सकते हैं। अंतरण यानी कि सीखने का जो है अंतरण भी कह सकते हैं, यानी कि ज्ञान में उपयोग किए गए हमारी जो है कि जो सीखी हुई बात है उस विषय को अन्य परिस्थितियों में सीखी जाने वाली बात को या अध्ययन को जो सहायक या घातक साबित होता है उसे हम स्थानांतरण या अंतरण कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें तो अगला है हमारा 10वां, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है स्मृति, सीखना, प्रेरणा और चिंतन। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। देखिए, अनुभव यानी कि अनुभव अगर आप करेंगे, यानी कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होगा, यानी कि सीखना, यही यानी कि जो है व्यवहार में परिवर्तन तो अनुभव के द्वारा होगा, तो यह क्या होगा, सीखना होगा, एक प्रकार का जो है सीखना होगा। आप जानते हैं कि सीखने की जो व्यवहार वाला प्रक्रिया वो सीखने वाली की प्रक्रिया, सीखने सिखाने की प्रक्रिया जो होती है एक व्यवहारात्मक प्रक्रिया होती है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए उदाहरण के रूप में अगर किसी बालक को अगर सामने अगर हम देखें, अगर कोई लाल मिर्च अगर रख देते हैं, ठीक, अगर बालक के सामने अगर लाल मिर्च रख देते हैं तो वह जिज्ञासा से उसे मुंह में डालने की कोशिश करता है, तो वह उसे जैसे जब ही काट लेगा तो उसको यह तीखा ज्ञान होगा, यानी कि वह रोने लगेगा, उसको ज्ञान होगा कि यह तीखा है, यानी कि उसे यह अनुभव हो गया है कि वह तीखा है और वह रोने लगा, उस वस्तु को वह फेंक देगा, यानी कि मिर्च की कड़वाहट को वह अनुभव कर लेगा और वह जब तीखा लगेगा वह फेंक देगा, तो उसे इस प्रकार एक अनुभव हो जाएगा कि हम इस वस्तु को खाएंगे तो हमें तीखा लगेगा, हम इस प्रकार की वस्तु को ना खाएं तो हमारे लिए बेहतर होगा, यानी कि उसे क्या हुआ, यानी कि उसके अनुभव से वह सीख मिला। यानी कि जब बालक जो है अपने अनुभव के माध्यम से जब वस्तु को खाया तो वह अनुभव किया है कि उसके व्यवहार में अनुभव आया कि वह वस्तु तीखी है, वह हमारे लिए लाभदायक नहीं है, यानी कि हमें यह तीखा अनुभव होता है। जब तक उसे ज्ञान होगा कि हमें तीखा कौन खाना, मीठा कौन खाना, इसी प्रकार जो है अनुभव के अनुसार करेगा। जैसे मान लीजिए अगर छोटा बालक है, वह एक लालटेन है, यानी कि दीपक अगर जल रहा है तो दीपक देखते होंगे कि जो है बच्चा जब आप जाता है वह उसे छूने की कोशिश करता है,
बहुत बार बार मना करने के बावजूद भी वह छूने की कोशिश करता है। जब वो छूता है, जब वह जल जाता है, तो वह देखता है कि हाँ, यह जो है हम जल रहे हैं, यानी कि इस प्रकार से हम इसको टच करते हैं तो हमारे जो है व्यवहार में यह एक प्रकार की जो है सीखने की जो है प्रक्रिया आ गई। यानी कि सीखना एक प्रकार का अधिगम है, यानी कि वह सीख सकता है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको डिटेल में समझ में आ गया। तो अगला देखते हैं 11वां, जो सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आकृतियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। देखिए, सांख्यिकी का यह क्वेश्चन है। सांख्यिकी में रेखा चित्र में जो है स्तंभाकृति जो है आकृति होती है, इसको स्तंभों द्वारा प्रकृति किया जाता है। यानी कि स्तंभ के माध्यम से, जैसे स्तंभ भी किस प्रकार के सांख्यिकी है उसमें इस तरह से हम जो है कि इसको प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका है, अगला है कि 12वां क्वेश्चन, विकास किस अवस्था में वृद्धि का अधिकतम विकास होता है। देखिए, जो बालक की वृद्धि है, यानी कि वृद्धि किस अवस्था में जो है अधिकतम होती है, यानी कि जो है बुद्धि की। देखिए, बुद्धि जो है किशोरावस्था में सबसे अधिक होगी, जो है शैशवावस्था में जो है अल्प बुद्धि होगी, मगर सर्वाधिक अगर अधिकतम बुद्धि की बात करें तो वह जो है किशोरावस्था में सबसे अधिक बुद्धि का विकास होगा। इसी अवस्था में उनको तनाव की अवस्था या गिरोह की अवस्था भी कहा जाता है, तनाव की अवस्था। इसी अवस्था में बालक जो है पुनः जैसे कि वृद्धि की अवस्था, इन्हें पुनः जैसे कि जो है कि इनके शारीरिक वृद्धि में विकास एवं तेजी आती है, इसी अवस्था को हम कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें तो अगला है हमारा, शिशु की अधिकतम व्यवहार आधारित होता है। जो शिशु होता है उसका व्यवहार जो है अधिकतम किस पे आधारित होता है, वह अधिकतम जो है उसके नैतिक, यानी कि जो है प्रगति पर, नैतिक पर, वास्तविक पर, ध्यान पर। देखिए, बात करें तो इसकी जो प्रगति होती है, यानी कि जो बालक की मूल प्रवृत्ति होती है, उस पे हम जो है बालक को जैसे सीख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हम प्रगति के स्थान पे मूल प्रवृत्ति भी लिख सकते हैं। मूल प्रवृत्ति, देखिए मूल प्रवृत्ति यानी कि जो शिशु का, जो बालक की जो शैशवावस्था होती है, शैशवावस्था का जो निर्माण काल होता है वह 0 से 6 वर्ष होता है। किसमें 0 से 6 वर्ष होता है। जब इसमें बालक जो है मूल प्रवृत्तियों पर, यानी कि आधार पर जैसे सीखता है, तो इसमें देखिए जैसे कि उसका रोना है, हंसना है, स्वप्रेम है, इस प्रकार की जो प्रवृत्ति होती है इसकी जो इसी अवस्था में होती है, यानी कि शैशवावस्था में। यह अवस्था बालक के संपूर्ण भावी जीवन की जो है प्रभावी जो है आधारशिला है। इसमें मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि शैशव जो अवस्था होता है मानव जीवन का जो है आधार माना जाता है। जो शैशवावस्था है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो है इसको माना जाता है कि जो जीवन का जो है आधार, इसी अवस्था को जो शैशवावस्था को माना जाता है, किसी को शैशवावस्था। ठीक, तो इसको आप जो है याद रखिएगा। अगला है कि अगला 14वां है कि अंतर्दृष्टि, यानी कि सूझ का द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया। देखिए, सूझबूझ का सिद्धांत आप जानते हैं कि कोहलर महोदय का है। कोहलर का किसका है? कोहलर का सूझबूझ का सिद्धांत है। तो कोहलर ने सूझबूझ का सिद्धांत किसके आधार पर दिया था? उन्होंने वनमानुष से, किस पे? वनमानुष पे सूझबूझ का सिद्धांत दिया था। उसको बताया था कि जो चिंपैंजी नामक बंदर होता है वह किस प्रकार से अपने जो है सूझबूझ के माध्यम से, अपने उद्दीपन की क्रिया से विषय वस्तु को कैसे, उस वस्तु को ग्रहण करता है, जैसे उस को जिसकी उसकी आवश्यकता की पूर्ति करना है। और जो है बिल्ली के, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। कौन से? थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर, थॉर्नडाइक। जबकि स्किनर जो है चूहे पर, कुत्ते पर जो है पावलो ने प्रयोग किया था। पावलो ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा 14 का जो है बी वाला ऑप्शन। ठीक, अगला है कि 15वां, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे डैश 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 में भी उच्च होंगे। यानी कि उच्च बुद्धि जो लब्धि है, यानी कि जब से सबकी बुद्धि एक समान तो है नहीं, यानी कि कोई मंद है, कोई उच्च है, कोई कुशाग्र है, कोई जो है जड़ बुद्धि का है। तो इस प्रकार की कोई प्रतिभाशाली है, बहुत सारी ऐसी बुद्धि हैं जिसमें दिया गया। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि कौन सा ऐसा है कि आवश्यक नहीं कि बुद्धि लब्धि जो है बच्चों में उच्च, यानी कि उच्च नहीं है, तो कौन सा ऐसा उच्च होंगे। ठीक, देखिए, सृजनशीलता, अध्ययन, विश्लेषण करने और अंक प्राप्त करने। देखिए, उच्च बुद्धि उपलब्धि के लिए बात करें तो यह सृजनशीलता की बात की जाती है। किसमें? ए वाला ऑप्शन सृजनशीलता है। यानी कि समस्या जो हमारी है, किसी भी अगर बालक की समस्या का संपूर्ण हल प्राप्त कर लेता है तो वह अपनी बुद्धि के माध्यम से करेगा। यानी कि समस्या अगर उसको हल करना है या नवीन ज्ञान को हल करना है, नवीन उत्पादन की अगर खोज करना है, तो वह अपनी क्षमता या अपना जो है बुद्धि से, अपनी सृजनशीलता से वह अपना जो है करता है।
तो इसीलिए कह सकते हैं कि जो बुद्धि हमारी होती है वह जो है कि यह जो है कि जो आवश्यक नहीं है कि सभी व्यक्ति जो है सृजनशील हो। तो सृजनशील के लिए यह आवश्यक नहीं है और बाकी को अध्ययन से कर सकते हैं, विश्लेषण से कर सकते हैं, जो अंक प्रदान से जो है बुद्धि लब्धि जो है ये सब कर सकते हैं। जबकि सृजनशीलता जो है इसका जो है अंकन जो है बुद्धि के माध्यम से नहीं कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि 16वां अधिगम में प्रभाव का नियम दिया था। देखिए जो अधिगम है, अधिगम में प्रभाव का नियम किसने दिया था, इसको हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, जो है पिछले प्रैक्टिस सेट में। देखिए जो प्रभाव का नियम है यह जो है किसका है, वह थॉर्नडाइक का नियम है। कौन का, किसका, थॉर्नडाइक का नियम है। थॉर्नडाइक का नियम जो है कहता है, इन्होंने मुख्य नियम जो है दिया था। मुख्य नियम में जो है 2 मुख्य नियम दिए थे। 2 मुख्य नियम में एक जो है मुख्य नियम था, एक जो है मुख्य नियम था, एक गौण नियम था। यानी कि जो नियम था उनका एक मुख्य नियम था और एक गौण नियम था। मुख्य नियम में भी इन्होंने 3 नियम दिए थे। 3 नियम में क्या था, एक प्रभाव का नियम था, एक तत्परता का नियम था, एक अभ्यास का नियम था। यानी कि तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम जो है कि जो है मनुष्य में किस प्रकार का नियम है, तो अधिगम जो सीखने का जो है थॉर्नडाइक ने यही दिया था। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए प्रभाव का नियम तो थॉर्नडाइक के महोदय के अनुसार है। पाउलो ने जो आविष्कार किया था वह जो है कुत्ते पे किया था, स्किनर ने जो है बिल्ली पे, वाटसन महोदय जो है उन्होंने भी यह बताया था कि किस प्रकार की जो है कि बच्चा होता है उसको हम किस प्रकार से माहौल में रख कर उसको जो चाहे वो बना सकते हैं, उन्होंने भी जो है कथन दिए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें तो अगला है 17वां, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापने के लिए नहीं किया जा सकता है। यानी कि जो हमारी स्मृति है उसको मापने के लिए कौन सा ऐसा विधि है जिससे हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। देखिए पहला है प्रवाहन विधि, और उसका तार्किक विधि है, सी है पहचान विधि, डी है पुनः सीखना विधि। देखिए यहाँ पे अगर देखें तो जो हमारी स्मृति है यानी कि मापने के लिए हम प्रवाहन विधि कर सकते हैं। तार्किक विधि में हम नहीं कर सकते क्योंकि यह स्मृति का विषय नहीं हो जाता, यह एक बौद्धिक क्षमता का विषय हो जाता है। जो हमारी तार्किक क्षमता होती है वह स्मृति से न लेकर हमारे तर्क से, यानी कि जो हमारा तर्क होता है, तर्क वितर्क, यानी कि हमारी जो बौद्धिक क्षमता होती है, किससे, बौद्धिक क्षमता है, कौन सा, बौद्धिक क्षमता होती है। पहचान विधि इसमें स्मृति से कर सकते हैं, पुनः सीखने वाली विधि इससे कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे नहीं वाला पूछा है तो आपका नहीं शब्द कौन सा हो जाएगा, नहीं शब्द में आ जाएगा आपका जो है तार्किक विधि। तो 17वां का जो है क्वेश्चन जो है बी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जो है 18 का है प्रासंगिक अंतर्गत परीक्षण, यानी कि जो प्रासंगिक है जिसे हम टैट कहते हैं, जो है टीचिंग ए परसेप्शन टेस्ट जो है का विकास जो है द्वारा किया गया था। जो टीचर का जो विकास है यानी कि किसके द्वारा किया गया था, यह देखिए यह जो है विकास जो है, यह जो विकास जो है मर्रे के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, मर्रे के द्वारा, यानी प्रासंगिक अंतर्बोध जो परीक्षण है, जो है परीक्षण किया गया था, यह एक प्रकार का जो है व्यक्तित्व मापन का, क्या आंसर, व्यक्तित्व का मापन करता था। क्या, यह परीक्षण जो है व्यक्तित्व का मापन करता था। इसमें क्या था, इस परीक्षण को जो करने के लिए जो है कि हार्वर्ड जो विश्वविद्यालय, कौन सा, हार्वर्ड जो यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो शिक्षक है जो है जो इनका नाम जो है एस ए मुर्रे भी कहा जाता है, इनके द्वारा जो है टैट का जो है TAT जो जिसे हम थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट हम कहते हैं, इन्होंने जो है परीक्षण किया था। इन्होंने कहा क्या था, 31 जो कार्ड होते हैं, 31 कार्ड निकाला, कार्डों पर जो है कुछ प्रकार का इस प्रकार का प्रयोग किया जिसमें से मान लिया कि उसमें जो है सादा कार्ड रखा है। ठीक, सादा कार्डों में जो है व्यक्ति है, व्यक्ति को जो है कार्ड दिया वो 20 कार्ड को अधिकतम ले सकता है। ठीक, 20 कार्डों का प्रयोग उन्होंने किया, प्रत्येक कार्ड पर अलग अलग जो है विषय को अलग अलग चित्र बनाए। ठीक, प्रत्येक कार्ड में जो है कि चित्रों के आधार पर 5-5 मिनट की उसमें कहानियाँ जो है बनानी पड़ती थी। तो इस प्रकार की जो है इन्होंने इस तरह का जो है प्रयोग किया था। तो ये मान के चलिए कि मर्रे ने किया था जो है टैट का प्रयोग। ठीक, अगला देखें 19वां क्वेश्चन, तो मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान। मनोविज्ञान का जो है शिक्षा के क्षेत्र में, देखिए मनोविज्ञान शब्द को क्यों पढ़ते हैं, इसको आप सभी जानते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा के लिए। देखिए
मनोविज्ञान सफल या सक्रिय तब होगा जब बाल केंद्रित रहे, यानी कि जो छात्र केंद्रित जो एजुकेशन होता है तभी जो है बड़ा योगदान हो पाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका विषय केंद्रित, बी है शिक्षक केंद्रित, सी क्रिया केंद्रित और डी है बाल केंद्रित। यानी कि मानव विज्ञान में बाल विकास का अध्ययन किया जाता है। इसमें बाल विकास के साथ साथ यहाँ पे जो है शैशवावस्था से लेकर जो है किशोरावस्था की जो एज होती है, किशोरावस्था की एज तक जो है बाल विकास में अध्ययन किया जाता है। इसमें जो है बालक को सकारात्मक रूप में दिया जाता है, यानी कि सकारात्मक रखा जाता है, यानी कि सकारात्मक दिशा प्रदान की जाती है। इसमें देखा जाता है कि बालक के जो कौशल हैं, यानी कि जो उसके अनुरूप जो है कार्य कर रहा है कि नहीं, यानी कि छात्र सहजतापूर्वक अध्ययन कर सके, इसलिए जो है छात्र केंद्रित या बाल केंद्रित जो है एजुकेशन किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अगला है हमारा 20वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। ठीक, देखिए सबसे पहले है ऑप्शन है निरंतर का सिद्धांत, बी है वर्गीकरण का सिद्धांत, और सी है समन्वय का सिद्धांत, डी है व्यक्तिकता का सिद्धांत। देखिए सबसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको वृद्धि एवं विकास जो है एक प्रकार की जो है आपकी जो है सतत चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि और विकास जो है सतत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि जो शारीरिक वृद्धि होती है, शारीरिक वृद्धि जो है कुछ समय तक जो है जाकर रुक जाती है, जो है शारीरिक वृद्धि का विकास कुछ समय तक रुक जाता है, विकास भी कुछ समय तक जाकर रुक जाता है। जबकि देखा जाए तो यहाँ पर जो है जो विकास किस सिद्धांत से संबंधित नहीं है, उसको देखा जाए तो निरंतरता का सिद्धांत तो यह होता है। किससे? निरंतरता के सिद्धांत होता है, क्योंकि वृद्धि जो है यानी कि जो मानव का विकास होता है, जो है असहाय जैसे शिशु है, आत्मनिर्भर प्रौढ़ है, इन सभी का विकास जो है हमेशा होता रहता है। यानी कि विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि तो एक समान रुक जाएगी, मगर वृद्धि और विकास का जो सिद्धांत है इनको जो है फॉलो करता है, यानी कि निरंतरता का सिद्धांत जो है फॉलो करता है। जो वर्गीकरण का सिद्धांत, देखिए वर्गीकरण का सिद्धांत यह सिद्धांत नहीं है, यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट ये मिलता है। जबकि समन्वय का सिद्धांत जो होता है यह एक एकीकरण का सिद्धांत जिसे कहते हैं। कौन सा? एकीकरण का भी सिद्धांत कहते हैं। तो ये भी जो है चलने वाली प्रक्रिया है। वैयक्तिक का सिद्धांत, वैयक्तिकता का भी सिद्धांत, यानी कि वैयक्तिक जो है चलने वाले वैयक्तिकता का भी सिद्धांत किया जाता है, यह एक प्रकार का सिद्धांत है। जबकि वर्गीकरण जो है आपका जो ऑप्शन है यह जो है सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 21वां जो है, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान के सीखने के किस नियम पर आधारित है। यानी कि जो है पाठ जो है आपका प्रस्तावना सोपान है किस नियम के आधार पर है। देखिए प्रभाव का नियम है, सादृश्यता का नियम, तत्परता का नियम, साचंद का नियम। अगर देखा जाए तो जो तत्परता होती है, यानी कि जो तत्परता होती है वह किसी कार्य को करने के लिए तत्पर होना, यानी कि शक्ति निहित करना, तथा साथ में तत्पर भी रहना, यानी कि सक्रियता भी इसमें बढ़ती रहना। क्या? सक्रियता जो है वो बढ़त बनाती रहती है, सक्रियता बढ़त बनाती रहती है, यानी कि व्यक्ति तत्पर रहता है उस तत्पर नियम के अनुसार, यानी तैयारी को नियम का भी इसको कहते हैं। इस नियम से व्यक्ति हमेशा सीखते रहता है। कह सकते हैं शिक्षक को बालक को अभिरुचि एवं अभिव्यक्ति का मापन कर लेना चाहिए, जिससे उनकी तत्परता का ज्ञान हो सके। यानी कि ज्ञान से अज्ञात की ओर की जो शिक्षा होती है इसी माध्यम से जो है शिक्षक को कर लेना चाहिए। यानी कि बालक को तत्परता के अनुरूप शैक्षणिक व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक, पूर्व ज्ञान से कुछ प्रश्न पूछ लेना चाहिए, जैसे कि नवीन पाठ से आरंभ करना चाहिए तो प्रस्तावना प्रश्न के अनुसार इसको पूछना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे देखा जाए तो इस तरह के प्रश्न होते हैं। अब भाटिया के अनुसार अगर देखा जाए तो तत्परता या किसी कार्य के लिए होना या युद्ध का यानी कि को आधा विजय हासिल कर लेना, इसको माना जा सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 22वां, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान, यानी कि जो संप्रत्यय है उस निर्माण का प्रथम सोपान कौन सा है। पहला सामान्यीकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण और पृथक्करण। देखिए यहाँ पर संप्रत्यय सोपान का बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जो क्रम हो जाएगा, पहले होता है प्रत्यक्षीकरण। कौन सा? प्रत्यक्षीकरण। कौन सा? प्रत्यक्षीकरण। उसके बाद होता है विभेदीकरण। कौन सा? विभेदीकरण। विभेदीकरण हो जाएगा। उसके बाद होता है पृथक्करण। कौन सा? पृथक्करण हो जाएगा। पृथक्करण के बाद सामान्यीकरण। कौन सा? सामान्यीकरण। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पहले कौन सा आएगा?
पृथक्करण आएगा। तो यहाँ पे पृथक्करण 1 नंबर पे, तो यहाँ पे प्रथम सोपान ये पूछा है तो पृथक्करण 1 नंबर पे है, जबकि विभेदीकरण जो है दूसरे नंबर पे है, और जो पृथक्करण जो है तीसरे नंबर पे, सामान्यीकरण जो है ये चौथे नंबर पे। इस तरह का यह क्रम है, तो इसको आप क्रम को भी नोट कर लीजिए, कभी कभी यह प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन है, प्रेरणात्मक अधिगम संप्रत्यय डैश 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 द्वारा दिया गया था, यानी किसके द्वारा यह प्रेरणात्मक अधिगम संप्रत्यय दिया गया था। देखिए जो प्रेरणात्मक अधिगम प्रत्यय है यह अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया था। कौन? बंडूरा जी हैं, अल्बर्ट, इनका पूरा नाम अल्बर्ट बंडूरा द्वारा इनको दिया गया था। यानी कि ये जो प्रेक्षणात्मक जो अधिगम संप्रत्यय है निर्माण दूसरे व्यवहारों को प्रक्षेपण करने के लिए होता है। इससे पहले जैसे कि मान लीजिए अनुकरण कहा जाता था, जैसे कि अनुकरण करके भी जो व्यवहार जो है, या छोटा बच्चा होता है किसी का जो है अनुकरण करता रहता है, वह इस कार्य को सीखता रहता है। बंडूरा ने कई प्रयोग किए, उन्होंने अध्ययन किया, जो प्रेरणात्मक अधिगम की जो प्रवृत्ति थी उसके बारे में उन्होंने खोजबीन किया। इन्होंने बताया कि अधिगम व्यक्ति में सामाजिक व्यवहारों को सीखना है, इसलिए इसे कभी कभी सामाजिक अधिगम भी कहा जाता है। यानी कि हमारे सामने ऐसी अनेक सामाजिक स्थितियां होती हैं जिसमें यह ज्ञात नहीं रहता है कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। ऐसे परिस्थिति में हम दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों को प्रक्षेपण करते हैं और तथा उनके व्यवहारों को जो है करते हैं तथा उनका अनुकरण करते हैं, उनको सीखते हैं। तो यह अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा जो है दिया गया था। ठीक, अगला है कि जो है उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्न में से किस विधि के सोपान हैं। सबसे पहले इसको देखा जाए तो नियम, जो निगमन विधि यानी कि नियम के आधार पर, आगमन विधि उदाहरण के आधार पर, अंतर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। देखिए उदाहरण विधि जो होता है, उदाहरण विधि पहले आपको उदाहरण देना रहता है, उदाहरण देने के बाद उसका निरीक्षण यानी कि विश्लेषण करना रहता है, फिर वर्गीकरण करना रहता है, उसके बाद जो है आपको नियमीकरण करना रहता है। यानी कि पहले आगमन विधि में क्या होगा, पहले आपको उदाहरण देना है। आगमन विधि में कोई भी चैप्टर स्टार्ट पहले कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको उदाहरण देना पड़ेगा, उसका नियम जो है उसे अंत में बताना होगा। तो नियम अंत में बताना तो ये आगमन विधि के अंतर्गत आएगा। नियम को पहले बताना तो यह निगमन विधि के अंतर्गत आता है। अंतर्दर्शन, अंतर से दर्शन, और बहिर्दर्शन, बाहरी दर्शन। ठीक, तो इस प्रकार के है। अगर देखें तो अगला क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन है कि अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। क्या है? निर्धारक। यानी कि जो अवधान होता है किस प्रकार की है। देखिए अवधान जो है रुचि है, लक्ष्य है, अभिवृत्ति है। इसको आप मान के चलिए जो है कि इस तरह के अवधान के अंतर्गत आते हैं जो व्यक्तिनिष्ठ हैं। अवधान के अंतर्गत और भी लक्ष्य हैं, जैसे कि आदत भी है, जिज्ञासा भी है, आवश्यकता भी है, प्रशिक्षण भी है। ये सभी जो है यह किसके अंतर्गत, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ के निर्धारक के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि 26वां बालक मनोविज्ञान का अर्थ है। बालक मनोविज्ञान, देखिए सबसे पहले हमने आपको बताया था कि जो बालक मनोविज्ञान है वह है किशोरावस्था से लेकर उसके मन जो है शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे आपको देखा जाएगा कि कौन सा हमारा ऐसा ऑप्शन है जो हमको अध्ययन करता है। तो बाल विकास में जो है यहाँ पे गर्भावस्था दिया है, तो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो इसको हम आंसर को मान सकते हैं। इसमें केवल गर्भावस्था का नहीं है, यह जो है गर्भावस्था से लेकर जो बाल मनोविज्ञान है, बाल जो है वाणी, इसमें जो है कि हम गर्भावस्था से लेकर जो है जीवन पथ चलने वाली यानी कि गर्भ धारण करने से लेकर किशोरावस्था के तक जो है बाल मनोविज्ञान का करते हैं। जबकि मानव विकास जो है, अगर मानव विकास जीवन पथ में चलने वाली प्रक्रिया है, वह गर्भ से लेकर प्रौढ़ाव तक चलती है, जबकि बाल मनोविज्ञान का गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक चलती है। तो ये जो है बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। तो ठीक, अगला क्वेश्चन देखें तो अगला है 26वां क्वेश्चन, 27 है। अगला 27 है, वह अवस्था यानी कि वह अवस्था, यहाँ पे टाइपिंग, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र से अलग न होने के कारण
होती है, यानी कि 21वें गुणसूत्र के अलग न होने के कारण जो है यह डाउन सिंड्रोम होता है। कौन सा? डाउन सिंड्रोम, जिसे हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक क्रोमोसोम से जनित विकार है। यह जीवन पर्यंत स्थिति है जो शारीरिक यानी कि शरीर में क्रोमोसोम्स का एक अतिरिक्त जोड़ा बन जाता है, जो सामान्य शिशु यानी कि 46वां जो गुणसूत्र होता है 46वें क्रोमोसोम्स के साथ यह पैदा होता है। यानी कि 23वां जोड़ी का जो 23वां सेट जो होता है वह पिता से और 23वां जो है क्रोमोसोम से, यानी कि जो 23 जोड़ी जो है मेल के अंदर, 23 जोड़ी जो है फीमेल के अंतर्गत जो होता है, 23वां जोड़ा जो है वह गुणसूत्र जो मिलता है वह है। इसी तरह से यह शिशु का जो है में इस तरह के अतिरिक्त जो है 21वां गुणसूत्र आता है। ठीक, तो इस 23वां जो है यह गुणसूत्र होता है। और जो 21वां जो है गुणसूत्र की बात की गई है, 21वां गुणसूत्र जो शारीरिक क्रोमोसोम्स को संख्या अगर बढ़ाकर जो है 47 हो जाती है, ठीक 47 हो जाती है, तो वह आनुवांशिक परिवर्तन यानी शारीरिक विकार संबंधित या मस्तिष्क विकार की गति में धीमा कर देता है। तो इसमें एक मध्यम से अवस्थित यानी भौतिक विकलांगता के स्तर का एक रोग हो जाता है। तो इसको आप जो है नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक, देखिए कोहल वर्ग यानी कि जो है कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता का विवाह कारकों द्वारा निर्धारित होता है। यानी कि कोहल वर्ग, जिसे हम लॉरेंस कोहल वर्ग कहते हैं, इन्होंने नैतिक विकास की जो है 3 मुख्य अवस्थाएं दी थी। 3 मुख्य प्रमुख अवस्थाएं कौन कौन सी? एक पूर्व परंपरा अवस्था, एक था परंपरा अवस्था, एक था इनका उत्तर जो है उत्तर रूढ़ी अवस्था। कौन था? रूढ़िगत जो है स्तर था, एक रूढ़िगत स्तर था। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि यहाँ पर जो है नैतिक बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित जो है अवस्था जो है वो कौन सी है? पूर्व परंपरा अवस्था है। कौन सी? पूर्व परंपरा अवस्था जो है नैतिक बाह्य कारकों द्वारा इसका निर्धारित होता है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला जो है 29वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही क्रम है? देखिए सही क्रम की बात करें तो यहाँ पे सही क्रम आपको मैं लिख देता हूँ। देखिए सही क्रम होता है कि अंडाणु होता है, अंडाणु के बाद शुक्राणु होता है। कौन? शुक्राणु होगा, उसके बाद युग्मनज होगा। कौन सा? युग्मनज। अब देखिए अंडाणु, शुक्राणु, उसके बाद युग्मनज होगा, उसके बाद ब्लास्टोसिस होगा। कौन सा? ब्लास्टोसिस्ट की क्रिया होगी। यानी कि यह प्रक्रिया जो है निषेचन से संबंधित, जिसमें सर्वप्रथम गर्भधान यानी कि गर्भधारण के डालने के दौरान जो है अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं तो यह युग्मनज का निर्माण करते हैं। उसके पश्चात यहाँ पर जो है ब्लास्टोसिस होता है जो शिशु का निर्माण करता है। तो वहाँ पे आपका जो है अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज और ब्लास्टोसिस, यह जो है क्रम जो है आपको डी वाले ऑप्शन में मिलता है। तो यहाँ पे 29वां का जो है क्वेश्चन जो है डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30वां है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व यानी का वर्गीकरण किया जाता है। हमने पिछले जो है प्रैक्टिस सेट में भी इसको डिस्कस किया था। इस प्रकार के प्रश्न आया था। यहाँ पे देखिए अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी जो है युंग महोदय के अनुसार, कौन सा? युंग के अनुसार इन्होंने बताया था कि जो व्यक्तित्व होता है, व्यक्तित्व के अंतर्गत जो है इन्होंने बताया था कि उसका जो व्यक्तित्व का अध्ययन जो किया जाता है, इनके अनुसार जो है 3 वर्गीकरण किया था। इन्होंने 3 वर्गीकरण किया था। वर्गीकरण में बताया था कि जो व्यक्ति होता है वो अंतर्मुखी होता है, बहिर्मुखी होता है और उभयमुखी होता है। तो ऑप्शन आपका जो है युंग के अनुसार हो जाएगा बी वाला, यानी कि 30 का बी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमने आपको 30 क्वेश्चन करा दिया है। उम्मीद है आपको बढ़िया लगा होगा, आपको यह पूरा प्रैक्टिस से समझ में आया होगा। अगर कहीं भी अगर दिक्कत होती है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और कोई भी अगर यहाँ पे सुझाव है तो उसको आप ज़रूर दीजिए, क्योंकि जो है इस कमियों को सुधारा जा सके और ताकि जो है और बेहतर जो है आपके सामने जो प्रैक्टिस सेट लाया जा सके, और ताकि और भी डिटेल अगर आप समझना चाहते हैं तो और भी डिटेल समझाया जाए। अगर आप इससे डिटेल नहीं समझना चाहते हैं या प्रैक्टिस सेट इतना काफ़ी है तो आगे जो है कि हम जारी रखते हैं। तो आज यहीं पर इस क्लास को समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।